हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल्स अड्डा। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम आने वाला है बिहार का, उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट अब सॉल्व करने वाले हैं। आने वाले कुछ समय में कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग कई सारे प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि प्रैक्टिस में कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, और ये तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा हमारे लिए, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज की तरह है। एडुटेरिया द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है ये। पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ये बनाया गया है, और इसका जो वॉल्यूम 1 है उसमें हम लोग 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और वो ऐसे होंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट जैसे कि हिस्ट्री पर होंगे प्रॉपर, जाग्राफी पर होंगे, साइंस पर होंगे, पॉलिटिकल साइंस पर होंगे, इंडियन पॉलिटी पर होंगे, मॉडर्न इंडिया पर होंगे। लगभग जितने भी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स पर आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, भूगोल, भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और बिहार के भी भूगोल को हम लोग देखेंगे, और बिहार के भूगोल को अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आने वाले वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण और करंट अफेयर के कुछ सवालों को हम देखेंगे। तो मित्रों, जो आज का हमारा जो पहला टेस्ट सीरीज होगा या पहला प्रैक्टिस सेट 1 होगा, वो है हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। और उसमें जो एंशियंट है, मिडिवल है एंड मॉडर्न है, तीनों हिस्ट्री को मिलाकर हमारा जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 बनता है, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे। कुछ एक चीज़ें जो हमें सही लगेंगी वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि 100 क्वेश्चन अभी हम लोग के सॉल्व करना है हम लोगों को, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम पढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो मित्रों, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल हैं। जो त्रिरत्ना होता था जैनिज्म में, राइट कंडक्ट, राइट बिलीफ एंड राइट एक्शन, वो उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन बी, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन ए, ब्रह्मदेव। ऑप्शन बी, पल्लीछांदम। ऑप्शन सी, सालभोग। ऑप्शन डी, वेल्लन वगाई। तो जो इसका सही जवाब होगा मित्रों, जो ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था, ऐसा होता था ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला ज़मीन या देवताओं को दान में दिया जाने वाला ज़मीन, तो चोला अभिलेखों के अनुसार या चोला पीरियड में, चोला इम्पीरियल पीरियड में जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था ज़मीन, उसको हम लोग बोलते थे पल्ली छांदम। पल्ली छांदम मित्रों, ऑप्शन बी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है? ऑप्शन ए, तमिल। ऑप्शन बी, तेलुगु। ऑप्शन सी, संस्कृत। ऑप्शन डी, हिंदी। मित्रों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। मुद्रा राक्षस एक मौर्यन पीरियड में लिखी हुई किताब है विशाखा दत्त द्वारा, जिसमें चंद्रगुप्त जो है कैसे अपना राज्य हथियाते हैं या कैसे उनको राज्य मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी, अकबर। ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा जो मॉडर्न रुपया है या रुपया है, वो इन्हीं के समय से चलता चला आ रहा है और आज भी हम लोग उसी को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किससे
शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। मित्रों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब के ही समय मुगलों में और मराठों में जो है घन प्रॉपर तरीके से जो एक युद्ध की शुरुआत हुई है ये इसी समय हुई थी। औरंगजेब ने ही अफजल खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, और उसी समय शिवाजी ने अपने बघनक का प्रयोग करके अफजल खां को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता मतलब लॉर्ड ऑफ द लोकल रिप्रेजेंटेशन, या लोकल जो पंचायती राज सिस्टम होता है उसका फादर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का पिता, वो उसको हम लॉर्ड रिपन को मानते हैं। लॉर्ड रिपन जो इसका हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कौन से सन में हुआ था? क्वेश्चन ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1856। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1856 ईस्वी में। और ये किस वजह से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति आई थी उसी की वजह से अवध का जो है यहाँ पर विलय हो गया था, और ये एक बहुत प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति होने में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? मित्रों, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था जिसकी घोषणा 16 अक्टूबर सन 1905 को हुई थी, और उसके बाद से ही हम स्वदेशी आंदोलन का जो है शुरुआत देखते हैं। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो था ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका जो प्रॉपर नेतृत्व किया था वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जब वहाँ पर ये रेडियो के माध्यम से जब वो सिंगापुर, जर्मनी आदि जगहों पर समय अपना आईएनए को दे रहे थे, तो उसी समय उन्होंने रेडियो पर सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानडे द्वारा, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जो सत्यशोधक समाज था वो ज्योतिबा फूले का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो वो ज्योतिबा फूले का था। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अटला देवी मस्जिद जो है वो जौनपुर में स्थित है, और सिराकी या सिराक के जो भी डायनेस्टी वाले थे ये अटाला मस्जिद बनाए थे। तो इसका निर्माण कौन किया था? ऑप्शन ए हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन बी इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन सी सिकंदर शाह सरकी, ऑप्शन डी मलिक अहमद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी ने अटला देवी मस्जिद का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? मतलब ये पूछा जा रहा है इसमें कि कितना जो परसेंटेज था या कितना पार्ट था, अगर आपका खेती कर रहे हैं तो आपको कितने भाग जो है कर के रूप में देना होता था। ऑप्शन ए 1/2 भाग, ऑप्शन बी 3/4 भाग, ऑप्शन सी 1/4 भाग, और ऑप्शन डी 1/5 भाग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2 भाग। आप सोचो, आधा जो भाग हो रहा है आपका, अगर खेती में अगर 50 किलो हो रहा है तो 25 किलो आपको कर के रूप में देना पड़ता था, और ये काफ़ी ज़्यादा कर वसूला जाता था अलाउद्दीन खिलजी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान अपने नागरिकों की समानता का वचन देता है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति और विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर, ऑप्शन डी अवसर और अभिव्यक्ति। मित्रों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर।
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आर्टिकल 16 में है, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी ऐसी कमेटी बनाई गई थी? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी नरसिम्हम समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन हुआ था वो फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुआ था। और फंडामेंटल ड्यूटी मित्रों 42 अमेंडमेंट के द्वारा सन 1976 में आया था। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। मित्रों राष्ट्रपति जो है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है घोषित कर सकता है अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए ग्राम विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऑप्शन सी गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, ऑप्शन डी वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा और सबसे सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हों। मतलब वो ऐसे लोग जिनका जो एक इलेक्टोरल वो सीट होता है अगर उसमें नाम दर्ज है तो वो सभी लोग ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं या ग्राम सभा उन्हीं लोगों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऑप्शन ए 57वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 98वां संविधान संशोधन। मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार जो है जो 2003 में लागू हुआ था उसके अनुसार जो मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर होने चाहिए वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और वहीं स्टेट असेंबली में जो मिनिस्टरों की संख्या होगी 12 से कम नहीं हो सकती है। तो वो जो हुआ था वो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार हुआ था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन सी वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगला जो हमारा सवाल होगा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो जो हमारा अंतरिम गवर्नमेंट बना था सन 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना था। उस समय 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अनुसार पर राज्य करने के लिए तो उस परिषद का जो उपसभापति था जो वाइस चेयरमैन था वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला सवाल हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए 239, ऑप्शन बी आर्टिकल 214, ऑप्शन सी आर्टिकल 241, ऑप्शन डी आर्टिकल 231। तो मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 241। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्य द्वारा। तो मित्रों जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो पार्लियामेंट का ना होके लोकसभा का होता है, तो इसलिए जो इसका चुनाव होगा वो होगा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसमें ये बताना है कि कौन कौन से मामले जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के अधिकारिता में आते हैं, मतलब कौन कौन से दोनों के अंडर में आएंगे। तो जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है वो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर जो अगला सवाल है, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो मित्रों जो ऑप्शन है इसका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। गोल्डन ट्रायंगल एक प्रॉपर एक एरिया होता है जो ड्रग्स के लिए या किसी भी मादक पदार्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उनमें ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे जगह है या कौन सा ऐसा देश है जो उसका पार्ट नहीं है गोल्डन ट्रायंगल का। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया में, तो जो कंबोडिया है मित्रों वो इसका हिस्सा नहीं है, हम बाकी सब गोल्डन ट्रायंगल के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 18 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को जो है जो हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है गांधी जी आए हुए थे। और अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लुसांग, लुसांग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो लुसांग है वो सिक्किम का एक काफ़ी प्रचलित त्यौहार है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो जो योनेक्स कप होता है उसका संबंध बैडमिंटन से होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गोवा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, सूरजताल जो लेक है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। 29 जो क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आप इकोसिस्टम से क्या समझते हैं, उसका जो सही डिफिनीशन है वो बताना है आपको इसमें। तो ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ऑप्शन बी किसी स्थान का अजीवी घटक, और ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसमें से जो प्रॉपर इकोसिस्टम का डिफिनीशन है मित्रों वो बताना है। तो इन चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो जो सबसे सूटेबल जो ऑप्शन है वो है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो जो इसमें ऑप्शन डी है वो हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रॉपर अगर एक कोऑर्डिनेशन के साथ अगर जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अगर एक किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उसी इन्वायरमेंट को हम लोग इकोसिस्टम का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 21.50%, 13.33%, 31.33% और 33.33%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 33.33%। ये क्यों है? क्योंकि जो 1988 का जो फॉरेस्ट पॉलिसी था उसके अनुसार जो है 1/3% जो है फॉरेस्ट होने चाहिए। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? एपीफाइट एक प्रकार का एक झाड़ी है या एक पौधा है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जल ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन बी भोजन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु, ऑप्शन डी छाया प्राप्त करने के लिए। तो जो एपीफाइट्स है मित्रों वो बेसिकली यांत्रिक मदद के लिए होते हैं या मैकेनिकल हेल्प के लिए होते हैं, पौधों पर लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि जो बायो रिजर्व एरिया है या बायोस्फीयर है वो कौन कौन से साल जो है आया था, तो उसके बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना है कि कौन सा गलत है। सिमलीपाल 1994, कंचनजंगा 2002, नोकरेक
1988, पन्ना 2011। मित्रों जो इसमें गलत जो है वो है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है 2002 में उसका नहीं हुआ था। बाकी जो है सारा सही है। 33, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो जो क्षेत्रीय जो लैंग्वेज होता है या नेटिव लैंग्वेज होता है, तो उसमें कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो सबसे पहली बार अपने नेटिव लैंग्वेज में अपना डिसीजन सुनाया है? ऑप्शन ए केरला हाई कोर्ट, ऑप्शन बी पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट। तो मित्रों जो इसका सही जवाब होगा, अभी हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने अपने नेटिव लैंग्वेज में डिसीजन सुनाया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस फैक्ट रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा जो है स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में एक संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? संगम जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है नेवी का। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका के साथ जो है संगम जो है मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश जो है कौन सा है, जो अभी रिसेंट में ILO में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए किरीबाती, ऑप्शन बी टोंगा, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी जापान। तो मित्रों किरीबाती, क्रोएशिया, जापान ये सभी पहले से मेंबर थे। जो टोंगा है वो अभी नया मेंबर बना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी टोंगा। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया था, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। मित्रों फिजी में जो हिंदी सम्मेलन हुआ था उसको संबोधित करने के लिए या उसमें भारत की तरफ से जो भी गए थे संबोधित करने के लिए या उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए, वो थे एस जयशंकर। एस जयशंकर ने फिजी में जाने के बाद जो है काफ़ी नए नए चीज़ों का जो है उद्घाटन भी किया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तथा तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन ए ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी ऑपरेशन मदद, ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त। टर्की में या तुर्की में और सीरिया में अभी हाल ही में भूकंप आया था, तो उसका जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन दोस्त नाम से। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 का इंडेक्स है, फायर पावर इंडेक्स में कौन सा देश जो है सबसे प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका का जो है प्रथम स्थान है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 40, वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार देश का जो GDP है उसका जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो कितने % रहने का जो है एक्सपेक्टेशन है या अनुमान है? ऑप्शन ए 6 से 6.5%, ऑप्शन बी 6 से 6.8%, ऑप्शन सी 7 से 7.5% और ऑप्शन डी 8 से 8.2%। तो मित्रों जो GDP है, GDP का जो विकास दर होने वाला है वो है ऑप्शन बी 6 से 6.8%। ये इसका जो है डेवलपमेंट जो है विकास दर का रेट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। मित्रों जो अभी फाओ स्टेट के रिपोर्ट के अनुसार जो है दूध उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित सुश्री अंजू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए वुशु, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी जूडो, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो मित्रों जो सुश्री अंशु जी हैं, अंशु जी का जो संबंध है वो कुश्ती खेल से है, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती।
क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैमी पुरस्कार जो होता है, जो म्यूजिक से रिलेटेड होता है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए जस्ट लाइक दैट, ऑप्शन बी हैरी हाउस, ऑप्शन सी अबाउट डेमन टाइम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हैरी हाउस। और इसी ग्रैमी अवार्ड को पाने वाले जो रिकी केज हैं, वो भारत 3 बार इनको जो है ये ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वो भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी जावेद अख्तर। मित्रों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को अभी जर्मन के द्वारा जो है एक पुरस्कार भी मिला है लिटरेचर से रिलेटेड। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? जो कैंसर डे था उसका जो थीम है वो क्या था, ये बताना है इसमें। ऑप्शन ए इंड कैंसर, लिव लाइफ, क्लोज द केयर गैप, बिलीव नाउ, इरेडिकेट द रूट। मित्रों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज एक प्रकार का एक मूर्ति है, एक महापुरुष की मूर्ति है। आपको उससे रिलेटेड बताना है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो कहाँ है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटका में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी गोवा में। तो जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है इसका जो निर्माण हुआ है, स्थापित हुआ है, वो महाराष्ट्र में हुआ है। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी चंडीगढ़। मित्रों, जो सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी है भारत का, उसके अनुसार, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, उसका जो राज्यपाल के बारे में अगर आपको बताना है, केरी परनाइक। मेघालय का राज्यपाल फागू चौहान। फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। झारखंड सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र गणेश लाल। तो आपको इसका बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं इसमें ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी राजनीति। तो तुलसीदास बलराम जी जो थे, उनका जो संबंध था वो था उनका खेल से, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए खेल। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए संगीता वर्मा, ऑप्शन बी नितिन सेन, ऑप्शन सी राहुल जौहरी, ऑप्शन डी पूजा सिंघाल। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी हाल ही में इनका गठन हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आयोग के अध्यक्ष के रूप में। इसका जो सही जवाब है वो है संगीता वर्मा। मित्रों, फिर अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल में जो इसका आयोजन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? दयानंद सरस्वती का जो जन्मतिथि था, इसको काफ़ी फेमस हुआ था अभी इस समय। तो उसमें आपको ये बताना है, बेसिकली ये सेंचुरी से रिलेटेड जन्म सेंचुरी था। तो अभी हाल ही में सन 200वां जो है इनका जन्मतिथि मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो जो अभी हुबली जो है दुनिया का सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटका में है, वो नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र नेवांग, ऑप्शन सी विद्यादेवी भंडारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में यासोसांग उत्सव मनाया गया है? आपको यासोसांग उत्सव के बारे में बताना है। नागालैंड, मणिपुर, असम, कर्नाटक।
मित्रों, जो यासोसांग उत्सव है वो मणिपुर का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 56, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये करंट अफेयर का सवाल है। ऑप्शन ए अप्पा साहब धर्माधिकारी, पंडित नारायण ठाकरे, उषा उतूफ, सोनाली रावत। तो जो महाराष्ट्र भूषण सरकार पुरस्कार जो है 2022 है, ये अभी स्टार्ट किया गया है। तो इसके जो रिसिपेंट थे वो थे अप्पा साहब धर्माधिकारी, जिन्हें अमित शाह ने अवार्ड दिया था। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ऑप्शन ए रजनी देसाई, ऑप्शन बी सुरेखा यादव, ऑप्शन सी अवनी राज, ऑप्शन डी कोई नहीं। मित्रों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है सबसे पहली लोको पायलट भी थी, महिला लोको पायलट भी थी, और वो सबसे पहली वंदे भारत को संचालन करने वाली सबसे महिला ड्राइवर भी बन गई हैं। रबी फसल की बुआई की जाती है? ऑप्शन ए मार्च जुलाई तक, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर तक, ऑप्शन सी अप्रैल जून तक, ऑप्शन डी जनवरी से मार्च तक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर तक। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ वाला जो फसल होता है खरीफ वाला जो फसल होता है वो ठंड के आसपास उसकी जो बुआई होती है वो खरीफ की होती है। रबी वाला जो होता है सॉरी रबी, खरीफ, जायद। तो जो रबी होता है वो अक्टूबर से नवंबर के आसपास होता है उसकी बुआई। जो खरीफ होता है जिसमें गेहूँ वगैरह आता है वो अप्रैल के आसपास होता है। अप्रैल के आसपास उसकी जो कटाई होती है वो होती है। और जो जायद होता है वो गर्मी के समय में, जैसे कि वाटरमेलन है, कुकुम्बर है इत्यादि, इन सारी चीज़ों का जो है फसल उसमें आता है। रबी, खरीफ, जायद। क्वेश्चन नंबर 59, जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जूट जो है कहाँ पाया जाता है? ये काफ़ी आसान सवाल है अपने आप में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पर बिहार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। मणिपुर से सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा प्रदेश साझा करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है? उत्तरी मैदान में मतलब नॉर्दर्न इंडिया में देखा जाए या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, अरब मानसून से, कोई नहीं। मित्रों, जो ठंड में जो बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया में या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। और गेहूं के फसल के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है साओ पोलो को, सेंटोस को, मैनचेस्टर को, ऑप्शन डी कोई नहीं। मित्रों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटोस को। आपको पता होगा कि कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो ब्राज़ील में होता है, और ब्राज़ील का ही सेंटोस नामक एक पोर्ट है, तो उसे हम कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी कुमाऊँ हिमालय, और ऑप्शन डी आसाम हिमालय। तो जो नंदा देवी है उसके बारे में बताना है कि कौन से हिमालय से रिलेटेड। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय में ही हमारा जो नंदा देवी है या नंदा देवी रिजर्व है वहीं स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? प्रवाल द्वारा निर्मित, सुनामी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, और इसमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवाल द्वारा निर्मित। मित्रों, लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का जो समूह है, और लक्षद्वीप जो है यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी है, जिसका जो उत्पत्ति हुआ था या उस समय उसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में हुई थी। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी मांडवी। तो मित्रों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा दूधगंगा, वो हो जाएगा चिनाब। झेलम और चिनाब ये इंडस नदी की जो सिंधु नदी है उसके ये सब ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। फार का एसआई मात्रक है, जो वेट होता है उसका एसआई मात्रक आपको बताना है। ये सब सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, डाइन। मित्रों, जो एसआई यूनिट हो जाएगा भार का वो हो जाएगा न्यूटन, और अगर सीजीएस वाला अगर आपसे कोई पूछे तो हो जाएगा डाइन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, पेरिस्कोप,
ओडोमीटर, एनीमोमीटर। मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे पनडुब्बी के जो ऊपर का एक पार्ट रहता है वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर उससे पेरिस्कोप से ही हम बाहर की सारी चीज़ें जो हैं दिखाई देती हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 68, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, उसकी निर्जा का ह्रास होगा। ऑप्शन बी, वह नियत रहेगा, उसका मान शून्य होगा। और ऑप्शन डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है यदि कार्य का मान जो है धनात्मक हो, मतलब जो वर्क डन बाय द बॉडी अगर पॉजिटिव हो रहा है, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है या जिस फील्ड पर कार्य हो रहा है तो ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी या इंक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, जब डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं। अब आपको बताना है एप्लीकेशन के बारे में। इसमें उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, समान दिशा में, विपरीत दिशा में। तो जो उत्प्रेक्ष बल और भार जो होते हैं वो विपरीत दिशा में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। जो वेव होता है उसकी विशेषता क्या नहीं है। आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या माध्यम। मित्रों जो इसमें माध्यम है वो वेव का जो है नेचर नहीं होता है। 72, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है रासायनिक परिवर्तन है, मतलब केमिकल चेंजेस है। एक होता है ना फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। दूध का दही में परिवर्तित होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। इसमें आपको बताना है कौन सा है केमिकल नहीं है। तो मित्रों दूध का जो कौन सा इसमें फिजिकल नहीं है, कौन सा केमिकल है वो ये बताना है। तो दूध का जो दही में परिवर्तित होता है वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है या केमिकल चेंजेस हैं। तो और बाकी सब जो है फिजिकल चेंजेस हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है, मतलब परमाणु के कितने अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं या कितने रूप में वो तोड़ा जा सकता है, तो उसके बारे में है। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो मित्रों जो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो था, इसके अनुसार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है। ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी कार्बन। तो मित्रों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गैलियम। गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये लोग लिक्विड में होते हैं, या जैसे ही अपने हाथ पर रखेंगे तो वो लिक्विड के रूप में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे रिलेटेड आपका ये सवाल है। ऑप्शन ए 2-1, ऑप्शन बी 2-6, ऑप्शन सी 2-8-1 और ऑप्शन डी जो है जाएगा वो हो जाएगा 2-8-3। तो मित्रों जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2-6। 2-6 जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाड्रो संख्या और परमाणु क्रमांक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर जो है किसी एक तत्व के भार की तुलना में उसका जो है मूल विशेषता होता है। या एक तरीके से हम बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 77, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है और प्रोटॉन में कमी होती है। तो इसमें ये बोल रहा है
कि ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उसके अनुसार जो है प्रोटॉन की संख्या में किस तरीके से या इलेक्ट्रॉन की संख्या में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी रिएक्शन में तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन में जैसे ही कमी होगी तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह कौन सा लवण होगा। ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस, कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस, कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस। तो मित्रों जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस। अगर किसी भी जो साल्ट है उसका जो पीएच मान अगर 0 है या न्यूट्रल है तो इस तरीके से होगा, जो एसिड होगा वो हार्ड होगा और जो बेस होगा वो होगा वीक होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। 79 जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जब हम कोई एसिड लेते हैं या बेस लेते हैं और उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो उसके बारे में ये सवाल है। ऑप्शन ए क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में हाइड्रोनियम आयन निर्मित करते हैं, अम्ल जल में OH माइनस निर्मित करते हैं। मित्रों इसका जो सही जवाब होगा ये आपको सही बताना है कि कैसे कैसे जो है पानी में डालने पर जो एसिड और बेस किस तरीके से करते हैं। तो क्षार जो होता है, जो बेस होता है, वो जल में हाइड्रोक्साइड आयन का जो है निर्माण करता है और जो एसिड होता है वो हाइड्रोनियम एंड H+ आयन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 80 उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जिसको सबसे पहले सारणी में रखा गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन। मित्रों तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। से हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो दूसरे नंबर पर है हीलियम। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है या किस वजह से होता है। ए बॉयलर, बी खाद, सी यंत्र निर्माण, ऑप्शन डी हवाई जहाज़। तो जो अधातु होता है उसका जो सबसे ज़्यादा निर्माण होता है वो फर्टिलाइज़र बनाने में किया जा रहा है इस ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 82 कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कास्टिक सोडा होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 हिमेटोलॉजी का जो अध्ययन होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी पौधों की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन सी हड्डियाँ, ऑप्शन डी जानवरों के खान पान की आदत। मित्रों नाम से ही पता चल रहा है हिमेटोलॉजी। अगर आपको पता होगा हिमेटोलॉजी के बारे में या हेमियो के बारे में तो ये जो है रक्त से रिलेटेड है। हिमेटोलॉजी जो है रक्त से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 84 पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए साइटोलिसिस, ऑप्शन डी डीप्लाज्मेलिसिस, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। तो जब पानी का जब कमी रहता है किसी भी सेल में तो जो अंदर का पार्ट होता है वो पूरी तरीके से संकुचित हो जाता है और वो अलग होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है टूटने लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, लिसिस मतलब टूटना। 85 हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। कहाँ पर जो होता है फैट जो होता है वो स्टोर होता है। ऑप्शन ए एडिपोस टिश्यू, ऑप्शन बी एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन सी एरियोलर ऊतक, ऑप्शन डी वस्कुलर ऊतक। तो मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में ही हमारे जो फैट होते हैं वो स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए एकीकरण, ऑप्शन बी विरचन, ऑप्शन सी खटीकरण, ऑप्शन डी विभेदन। मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विभेदन। विभेदन से लगातार जो है सेल्स जो है ग्रो होता रहता है। इसी वजह से जो अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम लोग विभेदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो मित्रों ये इसमें क्वेश्चन है कि जो पादप होते हैं
या जो प्लांट्स होते हैं, जो बायोटिक होते हैं, बायोटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा ऐसा तत्व है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। कार्बन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? मतलब इसमें आनुवांशिकता वाले जो थ्योरी है उससे रिलेटेड ही है। ऑप्शन ए स्टेशनली, ऑप्शन बी रॉबर्ट, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी जेम्स वाटसन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। हम अपने अलग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें है जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक जो होता है आप उसके बताना है कौन से फाइलम से है। एनिलिडा, मोलस्का, प्रोटोकार्डेटा, और जो ऑप्शन डी है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन नंबर 89, तो जो जोंक होता है वो एनिलिडिया से होता है या एनिलिडा से होता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट मतलब एक समान। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो जो होमोडेंट प्रकार के टीथ होते हैं वो मछली में पाए जाते हैं मित्रों। तो इसका जो सही जवाब है वो है मछली। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक, ऑप्शन सी एसिटिक एंटा एसिड अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मित्रों जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो HCl गैस का जो निर्माण होता है या उत्सर्जन होता है वो हमारे पेट में होता है। और क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी खसरा। मित्रों इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस के द्वारा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक मित्रों बैक्टीरियल डिजीज है ये। बाकी जो चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, मिसेल्स है और पोलियो है, एड्स है, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, डेंगू है, ये सब वायरस के द्वारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 93, सन 1949 में भारत सरकार द्वारा निर्मित नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति जो है का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला CR राव, दूसरा PC मालोनोबिस, सी BKRV राव, डी KN राज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा PC मालोनोबिस। PC मालोनोबिस एक काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और जो दूसरा हमारा जो 5 ईयर प्लान था इन्हीं के नाम से फेमस था, मालोनोबिस प्लान। क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जिसे हम नार्म के नाम से जानते हैं वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो मित्रों जो नार्म है वो हमारा हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदगी में मजदूरी में क्षतिपूर्ति हो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थोक कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता का कीमत सूचकांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। जो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, इसके अंतर्गत वो आता है CPI-IW। फिर जो अगला सवाल है हमारा वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आप मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल हैं या प्रॉब्लम्स हैं आप लोग इनको सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर मैं आंसर को पिन कर दूंगा। आगे जो है हमारे GS के जितने भी सवाल हैं मित्रों वो लगभग सारे सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है और उनके सॉल्यूशन को देखा है, और जहाँ पर भी जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हैं उनके बारे में हमने कुछ बताने का भी प्रयास किया है। हालांकि वक्त की कमी है इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये पेपर सॉल्व कराना है। तो फिर भी हम लोग अच्छा प्रयास किए हैं और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आगे और सारी वीडियो आएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।